बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी सजाद खोखर के साथ आपका मेज़बान सजाद खोखर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और टीवी सजाद खोखर में आज हमारी जो मेहमान शख्सियात हैं वो मुल्तान शहर की नहीं हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनका पाकिस्तान का हर इलाका अपना इलाका है। वो इन मुख्तलिफ इलाकों में मोहब्बतें बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। हमारे आज के मेहमान शख्सियात जो यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, आज हमने जिस हवाले से बातचीत करनी है, चाय के साथ चुस्की भी लेंगे। चाय अभी हमारी जो है वक्फे में आएगी, तो जब साथ चाय का स्वाद भी लेंगे और अपने मेहमानों से भी पूछ लेंगे कि वो चाय फीकी पीते हैं या मीठी पीते हैं या कुछ और चाय के साथ भी लेते हैं। ये बातचीत भी करेंगे। साथ साथ आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बैरून मुल्क जो है वो पाकिस्तानी अदब के फ़रोग़ के लिए क्या कर रही है, पाकिस्तान के माशी हालात में क्या खिदमात अंजाम दे रही है। इसी तरह बलूचिस्तान का अदब, बलूचिस्तान का लिटरेचर, बलूचिस्तान में सकाफ़ती अहवाल भी हम जानेंगे और साथ साथ हम बच्चों के अदब पर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मुझे आपको बताना यह है कि आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक तवील अरसे से मुकीम हैं अमेरिका में, और अमेरिका में रहते हुए भी अपने प्यारे पाकिस्तान की मोहब्बत को नहीं भूले, अपने प्यारे पाकिस्तान को याद रखते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के विज़िट के लिए तशरीफ़ लाते हैं और घूमते भी हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं। बहुत दिलचस्प शख्स हैं। उनकी किताब की कल मुल्तान में पजीराई थी और ख़ूबसूरत पजीराई थी। अलियाने मुल्तान ने एक भरपूर पजीराई जो देनी चाहिए थी वो दी थी। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान, इससे पहले कि मैं बात को लंबा खींच जाऊँ, तवील बात कर जाऊँ, आपको पता है ना जब तक चाय नहीं होती तो मैं कहता हूँ कि अच्छा जी जितनी बातें हो सकती हैं बातें कर लें। सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रक़्स से आवारगी के आने पर और मुल्तान में पजीराई पर आपको दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुल्तान में आके मैंने जितनी मोहब्बतें समेटी हैं आप यकीन करेंगे मैं ताज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकूँगा। मदीनातुल औलिया के अदीबों, शायरों, दानश्वरों ने और यहाँ के सारे जो मकतब फ़िक्र के लोग थे, जिस तरह उन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, मैं इस काबिल नहीं था। मैं जब भी मुल्तान को याद करूँगा इस हवाले से तो मेरा सर जो है वो झुक जाएगा। चलें ये फरमाइए कि चाय आप कैसी पीते हैं? कड़क, तेज़ पत्ती वाली? चाय तो मैं कड़क पीता हूँ और कम चीनी वाली पीता हूँ। कम चीनी वाली और कड़क चाय पीते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान रियाज़ नदीम नियाज़ी साहब। रियाज़ नदीम नियाज़ी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सिबी बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। 10 किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। उन 10 किताबों में से 3 किताबों को सदारती अवार्ड मिल चुका है। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं एन न्यूज़ HD के स्टूडियोज़ में। रियाज़ नदीम नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। रियाज़ साहब, बलूचिस्तान से मुल्तान का सफ़र कैसा रहा? बहुत खूबसूरत सफ़र रहा मेरा। 80 की दहाई से मुल्तान आना जाना है। पूरा पाकिस्तान हमारा है। अदब के हवाले से, नात के हवाले से मुल्तान में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हमारी शिरकत होती रहती है। नातिया मुशायरा हो, गज़ल का मुशायरा हो या किसी किताब की तकरीब हो या महफ़िल नात हो, तो हमें जब भी अहले मुल्तान ने याद किया हमने यहाँ पे हाज़िरी दी और मुल्तान वालों की मोहब्बतें हमारे साथ हैं। ये सफ़र जारी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्ताफ़ बुखारी साहब, बैरून मुल्क उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या किरदार है? मुख्तलिफ़ मुल्कों में पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है जो शेर भी तख्लीक़ करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, कॉलम भी लिख रहे होते हैं, अपने पाकिस्तान के कल्चर से मोहब्बत का इज़हार भी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बैरून मुल्क उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए क्या कर रही है? जी खोखर साहब, अगर तो आपको इसका बड़ा कुछ नपा तुला जवाब चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका ये चैनल जो है वो सरकारी चैनल नहीं है और यहाँ पर कुछ दूधों की वो ऐसी खुल के बात करते हैं। अब तो सरकारी चैनल भी बल्कि खुल के बात करता है। आपको कोई पुरानी मुझे चैनल का गलतफहमी है पता शायद नहीं, कि सरकारी चैनल पे बात नहीं हो लेकिन सकती? मैं हो जब सकती है। बात करता हूँ तो मैं खुल के ही करता हूँ।
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بیرون ملک کمیونٹی کو بھیجا کس لیے ہے؟ آپ نے کب اپنے اسکالرز کو اسپانسر کر کے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں، وہاں پہ کلچر، ثقافت یا ادب کو فروغ دیں؟ آپ نے وہاں تو گئے ہی ہم جیسے لوگ ہیں جو روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کے ذمہ یہ لگایا کہ جاؤ بیٹا خود بھی کماؤ کھاؤ، ہمیں بھی بھیجو، وطن سے دور بھی رہو، اپنوں سے دور بھی رہو، سارا دن کام کرو، ٹیکسی بھی چلاؤ، شام کو بیٹھ کے پاکستان کے حالات پہ آنسو بھی بہاؤ، اور اس کے بعد ادب اور کلچر کو بھی فروغ دو۔ لیکن بہرحال پاکستانی کمیونٹی جو کر سکتی ہے، میں جس شہر میں جس اسٹیٹ میں میں رہتا ہوں، میں اس حوالے سے بڑا مطمئن ہوں کہ اس تیز ترین زندگی میں جو لوگ ادب کے نام پر، آپ کو پتہ ہے سب سے قیمتی چیز وقت ہوتا ہے، اور یہاں تو پھر وقت مل جاتا ہے آپ کو، وہاں کی لائف میں وقت نہیں ہوتا، تو جو لوگ ادب کے لیے خالصتاً اپنے اردو ادب کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ یقین کریں یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے باوجود بڑا ریگولر ہے، وہاں پر بڑے آرگنائز ہیں۔ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں بڑے بڑے شعراء رہتے ہیں، ہر ہفتے ہماری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں ادب کے نام پر، اور پھر یہاں سے پاکستان سے جو وزٹ پہ جاتے ہیں لوگ، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم ان کو وہاں پر کیسا ٹریٹ کرتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، محفلیں ہماری جمتی رہتی ہیں، اور بہترین ادب جو ہے وہ تخلیق ہو رہا ہے میرے۔ زبردست زبردست۔ ریاض ندیم نیازی صاحب، سبی سے آپ کا تعلق ہے، بلوچستان کے علاقے سے۔ ایسے علاقوں میں بیٹھ کے ادب تخلیق کرنا ایک مشکل کام بھی ہے، اور پھر ادب کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے جد و جہد کرنا کتنا مشکل لگتا ہے یا آسان کام ہے؟ آپ کی بات درست ہے، مشکل کام تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بلوچستان معدنیات کے حوالے سے بھی الحمدللہ زرخیز صوبہ ہے، گو کہ اسے پسماندہ صوبہ کہا جاتا ہے، پانی کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے، وہاں آبادی کم ہونے کی وجہ سے، لیکن ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ادب کے حوالے سے بلوچستان ماشاءاللہ زرخیز رہا ہے اور زرخیز ہے۔ وہاں پر ادب کے حوالے سے اور کلچر کے حوالے سے وہاں کا کلچر بھی بلوچی، براوی، مختلف جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں بھی فروغ پا رہا ہے، اور اردو ادب پر بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور سبی میں بھی الحمدللہ بلوچستان سطح پر، پاکستان سطح پر ادبی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ سبی کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ بلوچستان کا سبی میلہ، جس میں ماشاءاللہ میلہ، مویشیاں، مشاعرہ میں مشاعرہ اور اس میں ادبی تقریبات، دیگر مختلف تقریبات، صرف مویشیاں اور اسپا کا میلہ نہیں ہوتا، اس میں دیگر تقاریب بھی شامل ہوتی ہیں، کلچر شوز بھی ہوتے ہیں، اس میں ادبی تقاریب بھی ہوتی ہیں، اور محفل نعت، مقابلہ نعت، یہ میلہ اور سالانہ ہوتا ہے؟ سالانہ میلہ ہوتا ہے، اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سردار میر چاکر خان رند کے زمانے سے تقریباً 5 صدیاں ہو چکی ہیں اس میلے کو منعقد ہوتے ہوئے، اور یہ سلسلہ در سلسلہ ہر سال اس میلے کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ یہ کن تاریخوں میں ہوتا ہے؟ یہ فروری کے اینڈ میں موسم بہار کے آغاز پر اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ موسم بہار کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ شامل ہوتے ہیں، صرف سبی کا یا بلوچستان کا میلہ نہیں ہوتا، اس میں پورے پاکستان سے نہ صرف جانور لائے جاتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ مالدار حضرات جو سارا سال اپنے مویشی اتنی محنت کر کے وہ پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو ان کا صلہ جو ہے وہ اس میلے کی مویشیاں منڈی میں ملتا ہے، کہ وہ کاروبار جو کروڑوں روپے کی مالیت کا ہوتا ہے اس سے ہمارے صوبے کی معیشت پر بھی کافی اثر پڑتا ہے، اور یہ بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ایسے۔ الطاف بخاری صاحب، امریکہ میں پاکستانی ثقافت، پاکستانی کلچر کو کتنا مس کیا جاتا ہے؟ کتنا، امریکہ سمیت باقی ملکوں میں بھی جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے، اس وطن کی، اس مٹی کی، اس دھرتی کی جو کلچر کی خوشبو ہے اس کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ آف کورس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک انسان، اصل میں جب لوگ شروع میں جاتے ہیں تو روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں، اپنے بہتر سٹیٹس کے لیے جاتے ہیں، تو جو ہی ان سے فراغت ہوتی ہے
تو اس کے بعد پھر یادیں ہی ہوتی ہیں، اور بہت شدت سے مس کرتے ہیں، اور ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام کیا جائے کہ پاکستان آباد کر کے ہم اس کے اندر ہی رہیں۔ مجھے وہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کے تمام قومی دن جو ہیں ہم بڑے وہ شوق سے، ذوق سے، بڑے فخر سے مناتے ہیں، اور تقریبات اور ہمارے جو کلچر ڈے ہوتے ہیں، ہم تو وہاں پر بھی اپنا قومی لباس پہن کے مساجد میں یا بیٹھک بھی لگاتے ہیں ہم، اور ہم نے تو کوشش کر کے ایسی جگہ بھی بنا لی ہیں جس طرح جو ٹابا ٹائپ ہوتا ہے، تاکہ وہاں بیٹھ کے ہم پاکستان کو یاد کریں۔ بہت مس کرتے ہیں پاکستان کو اور اس حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تو ایک تقسیم شدہ انسان ہوں، جس کا جسم وہاں رہتا ہے لیکن دل اور روح میں پاکستان چل رہا ہوتا ہے۔ واہ، وہاں کی رنگینیاں دیکھتے ہیں اور پھر نظریں پاکستان پہ ہوتی ہیں، تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو میرا خیال ہے کوئی پاکستانی جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ وہاں پر جو ہمیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ہم لوگ شیئر نہیں کرتے اپنے پیاروں سے، کیونکہ مسائل اور مشکلات شیئر نہیں ہمیں کرتے۔ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے توقع کرتے ہیں، وہ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، اپنے ساتھ ایسا ہوا، کئی دفعہ میں ہاسپٹل میں پڑا ہوں اور ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہوں، تو گھر سے فون آیا یا کسی دوست کا فون آیا کہ کیا حال ہے، تو ہم نے کوشش کر کے اسی طرح ہنس کے بات کی ہے کہ یاشی کر رہے ہیں ہم۔ واہ، یہ ہے اپنے شہر سے، اپنے وطن سے محبت۔ ریاض ندیم نیازی صاحب، علاقائی ادب کے فروغ کے لیے حکومت کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان جیسے علاقے میں جو دور دراز کے علاقے ہیں، بڑے شہروں میں تو شاید سہولیات بھی میسر ہیں، وسائل بھی میسر ہوں گے، لیکن بلوچستان کی جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں ادب کے فروغ کے لیے اور خاص طور پر علاقائی ادب کے فروغ کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کی سرپرستی بہت ضروری ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں تو ادب کے فروغ کے لیے اور اس طرح کے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، لیکن بلوچستان سطح پر یا پاکستان کے دیگر دور دراز علاقوں میں اس طرح کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر کوئی اتنی زیادہ سہولیات میسر نہیں ہیں کہ وہاں کے شعراء کو کسی بڑی تقاریب میں منعقد بلایا جائے جو مختلف بڑے شہروں میں ہوتی ہیں۔ ان صوبوں کے دور دراز رہنے والے شاعروں کو جو 16 سال محنت کرتے ہیں اور سالہ سال سے محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، انہیں پاکستان سطح پر پہچان کی ضرورت ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس کی سرپرستی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ایسے ادارے قائم کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور ان کے لیے بھی ادب کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کو بھی آگے لایا جائے، ان کی خدمات بھی سامنے آنی چاہیے، اور ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے اور ان کے کلام کو آگے تک پہنچانے کے لیے جو سہولیات سرکاری طور پر میسر ہو سکتی ہیں وہ اس پیمانے پر نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی سرپرستی۔ 10 کتابیں آپ نے لکھی، ان 10 کتابوں میں سے آپ کی 3 کتابوں کو صدارتی ایوارڈ ملا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ آنر کی بات ہے کہ آپ جیسے مخلص لوگ، پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ اس طرح لٹریچر پہ بھی کام کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے مسائل کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ تو کیا باقی جو وہاں کمیونٹی ہے بلوچستان میں لٹریچر کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے یا ہم فن کے حوالے سے بات کریں، جو کلچر کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں، ان کو کن مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے؟ ان کو بھی مالی مشکلات کا سامنا ہے کلچر کے لیے کام کرنے والے۔ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ بلوچستان سے صدارتی سیرت ایوارڈ حاصل کرنے والا پہلا شاعر میرا نام آتا ہے۔ اس سے پہلے کسی شاعر کو قومی صدارتی سیرت ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا شاعر ہے جسے 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ الحمدللہ قومی سطح پر بھی، پھر صوبائی سطح پر بھی پنجاب سے پہلا ایوارڈ حاصل کرنے والا شاعر وہ ریاض ندیم نیازی ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے شہر سبی سے ہے۔ میں کلام سنوں گا، آپ سے ضرور سنوں گا، اور شاعری پہ ہم بات بھی کریں گے۔ 2 شاعر اکٹھے ہو جائیں اور پھر ہم شاعری پہ بات نہ کریں، شاعری سنیں نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ رقص آوارگی کا جو سفر ہے
وہ کیسے دل میں آیا؟ اور آپ کی ایک بڑی نظم مشہور ہوئی کووڈ کے دنوں میں، کرونا کے دنوں میں، وہ تو مختلف لوگوں نے اپنے ناموں سے منسوب کی، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو الطاف بخاری صاحب کی نظم تھی۔ سب سے پہلے معذرت کے ساتھ میں نیازی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ دیکھیں اس ملک کی میں کہوں گا کتنی بد نصیبی ہے کہ ایک شخص ایک دور افتادہ علاقے میں رہ کر ادب کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو صدارتی ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو ایک زندگی کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، حکومت کو بھی اور کمیونٹی کی سطح پر بھی، اور خاص طور پر میڈیا کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں، ان کو ٹائم دیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو آنے والی صدیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا فخر ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک میری بات ہے، میرا شاعری کا سفر کچھ بے میرے ترتیب خیال میں ہم شاعری کے سفر پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی، ٹی ود سجاد کھوکھر۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے این نیوز ایچ ڈی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری۔ بات ہوگی عوام کے مسائل کی، بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی۔ آپ کی او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں، پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جب اس طرح کرے گا تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے۔ کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی، عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک۔ پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے۔ تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ سروسز، یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث۔ بات ہوگی زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے۔ آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈائٹری ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے، مختلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی۔ این نیوز ایچ ڈی پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات، جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے۔ زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں چاہت سے ملتا ہے۔ اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر، اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود۔ ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے۔ میرا گھر، آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے۔ جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور، کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود، موٹر وے، جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ، پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے، جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ۔ 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ، جدید ترین آسائشوں سے بھرپور، مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال۔ سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ، کڈز پلے لینڈ، 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس، 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز، دلکش، دیدہ زیب،
और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं टीवी सजाद खोखर एंड न्यूज़ HD पर। मैं हूं सजाद खोखर और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी मरूफ शायर, दानिश्वर, अदीब सैयद अल्ताफ़ बुखारी और सिबी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 किताबों के मुसन्निफ़ सदारती एवार्ड याफ्ता शायर रियाज नदीम न्याजी साहब। हम बात कर रहे थे उर्दू अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, बलूचिस्तान में लिटरेचर के हवाले से, फ़न के हवाले से, और अमेरिका में या बैरून मुल्क जितने भी हमारे अदीब शायर दानिश्वर हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे कि वो किस तरह पाकिस्तान में अदब के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमात इंजाम दे रहे हैं। अभी हम अल्ताफ़ साहब की तरफ चलेंगे, सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, रक़्स से आवारगी की हमने बात छेड़ी थी थोड़ी सी और फिर हम ब्रेक पर चले गए थे। रक़्स से आवारगी का सफ़र जो है वो क्या है, कैसा है? सर, रक़्स से आवारगी मेरी बेतरतीब ज़िंदगी का उन्वान है। मेरी शायरी और मेरी शख्सियत 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं। मैंने जो देखा, जो मुशाहिदा किया, उसे मैंने कागज़ पे उंडेल दिया। और यूँ समझ लें कि ये जो मेरा ज़िंदगी का जो बेतरतीब सफ़र था, इसको ही मैंने रक़्स आवारगी का नाम दिया है। और जब आप किसी मंज़िल की तरफ बढ़ते हैं और ख़ास तौर पर कोई सूफ़ी जो होता है, तो जब वो रक़्स में या वज्द में आता है तो उसकी कोई मंज़िल मुतय्यन होती है, लेकिन जब किसी की मंज़िल मुतय्यन ना हो तो उस रक़्स को रक़्स आवारगी कहते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये शुरू तो तभी हुआ, मेरा ख़्याल है बहुत शुरू में जब मैंने होश संभाला, तो तब से लेकर आज तक ये रक़्स या ये सफ़र जो है वो किसी न किसी सूरत में जारी है। उसमें कभी शेर लिखे, कभी कोई किसी ने सुने, कभी नहीं सुने, कभी उसमें बहुत पजीराई मिली और कभी उसमें बुरी तरह नज़रअंदाज भी किया गया, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था, और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं कि मैंने कितना सफ़र किया है, कितना कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। बस ये मेरा एक जुनून है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या इश्क की कोई इंतहा होती है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, नहीं, इश्क की इंतहा तो कोई नहीं है, इश्क की हद कोई नहीं है। पूछने वाले ने कहा, डॉक्टर साहब आपने खुद ही तो एक जगह कहा है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने क्या खूब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इसका दूसरा मिसरा आपने गौर से नहीं सुना, अगर गौर से पढ़ लेते तो आपको सवाल करने की ज़रूरत ना होती कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, कि मैं कितना सादा बंदा हूँ कि मैं तेरे इश्क की इंतहा चाह रहा हूँ, हालांकि इश्क की इंतहा तो है ही नहीं। रक़्स से आवारगी से कुछ इंतखाब हमारे नाजरीन के लिए। अब आपने बात जो की है और जो मूड बना दिया है, मुझे लगता है मैं आपको रक़्स आवारगी ही सुनाता हूँ। मेरी एक नज़्म है रक़्स आवारगी, इरशाद। तो शायद इसमें से आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाए कि मैं क्या हूँ और मेरी शायरी क्या है। इश्क ने जब कभी मुझको आवाज़ दी, इश्क ने जब कभी मुझे, इश्क ने जब कभी मुझको आवाज़ दी, मैं चला दार पर और कभी तूर पर। वाह। हुस्न ने नाज से जो पुकारा मुझे,
साज़ उल्फत पे दिल गुनगुनाने लगा। मैं चला तो मेरे साथ नगमे चले, आईने देख कर दम बखुद रह गए, चिलमनों में खनकने लगी चूड़ियाँ, चांद तारे फलक से जो टूटे कभी, मैंने महबूब की मांग में भर दिए। वाह 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 वाह, शानदार। चांद तारे फलक से जो टूटे कभी, मैंने महबूब की मांग में भर दिए। और मौसम गुल पे मैंने जो लिखी गज़ल, इन बहारों को भी तर्जमा मिल गया। और फूल सहराओं में जिस कदर हैं खिले, मेरे पाँव तले के वो थे आबले। फूल सहराओं के में जिस कदर हैं खिले, मेरे पाँव तले के वो थे आबले। और मेरी नोके कलम का ये एजाज है, वाह वाह कि एक बेजान पत्थर जो तारीक था, वाह चांद कह के उसे दास्तां बख्श दी। वाह 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 वाह, शानदार। और आईने का तहैयर मेरे दम से है, आईने का तहैयर मेरे दम से है, हुस्न में ये तकब्बर मेरे दम से है, इश्क का ये तसव्वर मेरे दम से है। और मेरी ठोकर से हर तख्त ताराज है, मेरे सर पे सितारों भरा ताज है। और आसमां मुझसे बस एक दो गाम है, कहकशां मेरे रस्ते का ही नाम है। वाह 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 वाह। और रात बीती कभी मैकदे में मेरी, रात बीती कभी कभी मैकदे मैकदे में में मेरी, आंख खोली तो काबे की दहलीज पर। वाह वाह, बहुत उम्दा। रात बीती कभी मैकदे में मेरी, आंख खोली तो काबे की दहलीज पर, मुझको मसनद पे भी है बिठाया गया, वाह तो कहीं पर मैं जिंदा जलाया गया। आजमाया मुझे जब भी तकदीर ने, खून मांगा जो तकदीर से तहरीर ने, फूंक डाला वहीं मनसबे ज़ात को, छोड़कर इज्जत हरफ सादात को, मैंने बख्शी ज़िया हर स्या रात को। और करबलाओं की जानिब जो उठे कदम, कारवाने क़यादत मुझे सौंप दी। वाह। करबलाओं की जानिब जो उठे कदम, कारवाने क़यादत मुझे सौंप दी, नाम को तेरे पहचान मैंने ही दी, जान बचाने को भी जान मैंने ही दी। मैं गुजरता गया मंजिलें रौंद कर, राज़दां हूँ मैं सारे जहां का मगर, अपने राज़े जुनूं से रहा बेखबर। वाह वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और मेरी पहचान है मेरी दीवानगी, मेरा मसलक रहा रक्स आवारगी। वाह वाह, शानदार शानदार। मेरी पहचान है मेरी दीवानगी, मेरा मसलक रहा रक्स आवारगी। है हकीकत कि एक दिन बिखर जाऊंगा, ये ना समझे कोई कि मैं मर जाऊंगा। वाह। कौन जाने कि फिर मैं किधर जाऊंगा, मौत की हद से आगे गुजर जाऊंगा। वाह, शानदार शानदार, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। रियाज नदीम नियाज़ी साहब, हम लिटरेचर की बात करते हैं, अदब की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं। ये सारी बातों ने अब अपना दायरा कार, मुझे लगता है, हो सकता है आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हो, दायरा कार चेंज कर लिया है। एक वक्त था जब हम अपने आने वाले बच्चों को, अपनी आने वाली नस्ल को किताब के लिए बताते थे कि किताब पढ़ें, किताब का इंतखाब करें, हमारा इंतखाब किताब होता था। लेकिन आज हमारे बच्चे का इंतखाब किताब नहीं। आज हमारा बच्चा जो 3 साल का है, जो 4 साल का है, हम उसे कुछ ABC या अलिफ बे पे पढ़ाने की बजाय ये मोबाइल गैजेट उसके हाथ में दे देते हैं कि ठीक है जी, ये बच्चा ये खेलेगा और अम्मा भी आज़ाद, अब्बा भी आज़ाद। तो अदब जो डिजिटल मीडिया की तरफ आ गया, जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, क्या इसने कोई लिटरेचर को मुतासिर करने की कोशिश की है, या अदब नई करवट ले रहा है, किताबों से निकल के जो मुख्तलिफ फाइलें हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ रही हैं, सॉफ्ट कॉपी में आ रही हैं? क्या समझते हैं कि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया से अदब को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला, या अदब या लिटरेचर, हमारी किताब वहीं रुक गई है? आपने दुरुस्त फरमाया कि करवट ली है, क्योंकि पहले किताब पढ़ने का शौक़ हुआ करता था और मुताला ही अदब के लिए ज़िंदगी तस्वर किया जाता था। मुताला बेहद ज़रूरी समझा जाता था। हम खुद
लाइब्रेरियों का मुताला लाइब्रेरियों से किताबें हासिल करके मुताला करते थे, कॉलेज की, स्कूल की। इस वक्त मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है मेरे घर में, सिब्बी जैसे शहर में, जहाँ किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में इतनी किताबें लिटरेचर पर नहीं हैं जितनी किताबें मेरे घर की ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और सिब्बी में दुख की बात है कि कोई सरकारी सतह पर लाइब्रेरी भी नहीं है। हाय हाय और जुल्म। उस 8-10 हज़ार छोटा सा 2 कमरों का मेरा घर है, वो भी किराए का है। और मुझे अल्लाह ताला ने इतने एजाज़ात से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। अल्लाह ताला का करम है, उसकी अता है कि मुझसे इतना काम लिया, और आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमसे जो काम हमारे हिस्से में आया है, जिसके लिए हमें मुंतखब किया गया है, वो हमसे लिया जाएगा। नई नस्ल जो है किताब से दूर होती जा रही है, ये बात दुरुस्त है। नेट पे, फेसबुक पे किताबें आई हैं, लिटरेचर उसमें आया है, लेकिन जो किताब हाथ में लेकर पढ़ने का लुत्फ़ है वो किसी फेसबुक पे या किसी उस पे पढ़ने का लुत्फ़ नहीं है। ठीक है, आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ने का जो शौक़ है वो नई नस्ल में ख़त्म होता जा रहा है, जिसे हमने बरकरार रखना है। किताब का शौक़ पैदा करना है, हम नई नस्ल को किताब से मोहब्बत करानी है। जिस तरह हम मोहब्बत करते हैं, हमने मोहब्बत की, उस तरह से नई नस्ल को किताब की तरफ लाने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि किताब ही जो है वो हमारी बेहतर रहबर है, और किताब ही हमें जो है ना बेहतरीन मुस्तक़बिल बहुत फराहम खूब। कर सकती है। शाह जी, अल्ताफ़ बुखारी साहब, किताब या सॉफ्ट कॉपीज डिजिटल सेटअप में, डिजिटल सिस्टम में कहाँ जा रही है हमारी किताब? लिखने का रुझान कम हो रहा है या बढ़ा है? अभी आपने जो बात की ना कि जनाब हमारे बच्चे पहले किताबें पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते, या ये इसके पीछे बात क्या है? भाईजान, आप जो बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे वो वही पढ़ेंगे। पहले आपके वालिदैन जो थे वो आपको इंसान बनाना चाहते थे, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। उनको पता था ये अच्छा बेटा बने, अच्छा बाप बने, अच्छा शहरी बने, इसको रिश्तों का, तकद्दुस का पता हो, और बाकी सारी चीज़ें सानवी थी। पहले तरबियत थी, आप उसको मज़हब पढ़ाते थे, दीन पढ़ाते थे, और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि इसकी शख्सियत बेहतर हो जाए। अब आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसको वकील बनाना चाहते हैं, आपको बच्चे को इंसान बनाना आपकी तरजीह है ही नहीं। तो किताब, जब आपने बच्चों को किताबों से खुद दूर किया है, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो बड़े मकान बनाना, बड़ी गाड़ियां लेना, बैंक बैलेंस, जब आपका टारगेट ये बन गया है तो आपके बच्चों का सफ़र भी उसी तरफ होगा ना। आपने बच्चों को बताया है कि हमारी ज़िंदगी में अहम चीज़ें ये हैं, और जब बच्चे उसकी तरफ सफ़र कर रहे हैं तो अब आपको शिकवा पैदा हो रहा है कि जी ये किताबों से दूर हो रहे हैं, ये मज़हब से दूर हो रहे हैं, ये कल्चर से दूर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सफ़र जो है माज़रत के साथ अब रुक नहीं सकता, आप ज़माने को पीछे रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है। अब जो पसंदीदा किताबें हैं वो आपकी वो है फेसबुक और चेक बुक। बिल्कुल ऐसे। तो चेक बुक और फेसबुक के ज़माने में रक्से आवारगी पढ़ने वाला तो कोई होगा ना, दरवेश। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मसला ये है सजाद साहब, जो संजीदा बात है वो ये है कि आप इस जदीद टेक्नोलॉजी के सफ़र को ब्रेक नहीं लगा सकते, लेकिन ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप इससे अच्छा काम ले लें या बुरा काम ले लें। अगर आप चाहें तो इसी मीडिया को, डिजिटल मीडिया को अपनी इक़्तिदार के लिए देखें, इसमें बड़ा काम हो रहा है, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है मीडिया पे। अभी जब ये कोविड का ज़माना आया तो दुनिया भर से लोग मीडिया के ज़रिए कनेक्ट थे आपस में, हमारे मुशायरे भी चलते रहे, अदब का सफ़र भी जारी रहा। तो इसको हम नहीं रोक सकते और वापस नहीं ला सकते। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि इससे अपनी मर्ज़ी का काम ले लें अगर वो हमारी तरजीह में शामिल हो। अब मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि आपकी कौमी तरजीहात ये हैं कि आपके मुल्क का एक शायर, एक इतना बड़ा अदीब, 10 किताबों का मुसन्नफ़, 3 किताबों को सदारती अवार्ड मिला हुआ है, और वो आपने सिब्बी में उसको रखा हुआ है, उसको आप जानते ही नहीं हैं।
کہ وہ کون ہے، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا یہ اثاثہ ہے۔ آپ یہاں مثالیں دیتے ہیں بل گیٹس کی، آپ یہاں پر دنیا کے ان لوگوں کی آپ نے اپنے لوگوں کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ وہ آگے لائیں۔ تو جب یہ ہوگا تو بچوں کو کیا پتہ کہ ریاض ندیم نیازی کون ہے؟ بچوں کو تو صرف اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام پتہ ہے۔ تو یہ مجبوری بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن اگر اس کے لیے ہماری قومی ترجیح میں یہ شامل ہو جائے تو ہم ڈیجیٹل میڈیا سے بہت زیادہ استفادہ اس معاملے میں بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ ندیم صاحب، ریاض ندیم نیازی صاحب، آپ اپنے اس سفر سے مطمئن ہیں جس کا تذکرہ ابھی شاہ جی کر رہے تھے، بخاری صاحب کر رہے تھے؟ بس میرا تو کچھ مطمئن بھی ہوں اور غیر مطمئن بھی۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ چھوٹے سے شہر میں اپنی پہچان اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بنانی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں 2 مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا کسی 2 اسٹوڈنٹ سے مختلف موقعوں پر کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم سبی سے آئے ہیں۔ تو ممتحن نے پوچھا کہ سبی میں ایک شاعر ہیں جسے صدارتی ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کا نام بتائیں۔ تو انہیں وہ جواب نہیں آتا، انہوں نے سبی آ کر تلاش شروع کی کہ وہ ریاض ندیم نیازی، اس نے جواب میں بتایا کہ وہ ریاض ندیم نیازی ہے، اور انہوں نے آ کر پھر تلاش شروع کی کہ کون ہے، ہم تو اپنا نمبر جو ہے نا وہ ضائع کر کے آئے ہیں، ایک سوال ہم سے جو پوچھا گیا تھا اس کا جواب ہم نے صحیح نہیں دیا، اگر ان کو جواب آتا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نمبروں میں کچھ اضافہ ہو جاتا۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو واہ، بالکل ریاض ندیم صاحب، مجھے بھی آپ سے اور بات بھی کرنی ہے، آپ سے شاعری بھی سننی ہے، آپ کا کلام بھی ہم نے سننا ہے، ہم نے رقص آوارگی کا جو سفر طے کیا ہے شاہ جی نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن یہاں ہوا چاہتا ہے وقت بریک کا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے این نیوز HD۔ عمران خان آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں۔ چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے۔ یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست، اس دفعہ بھی منایا جائے۔ کالجز ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیہ میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے۔ آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں۔ کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی۔ جان جان پاکستان، دل دل پاکستان۔ ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وتھ سجاد کھوکھر این نیوز HD پر۔ میں ہوں سجاد کھوکھر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعر، ادیب، دانشور
सैयद अल्ताफ़ बुखारी और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सदारती अवार्ड याफ्ता नामवर शायर CB बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रियाज़ नदीम नियाज़ी साहब। और हम बातचीत कर रहे थे अभी कि क्या हमारे जो हुकूमती इक़दामात हैं और फिर हमारे जो शायर हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दूर दराज इलाक़ों में, उनकी हालत क्या है, उनका अहवाल क्या है। बुखारी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस तरह हम अपने अदब को फ़रोग़ दे सकेंगे? ऐसे लोगों को जब हम प्रमोट नहीं कर सके या हमारी हुकूमत जो है सरपरस्ती नहीं करती तो क्या होगा? सजाद साहब, मेरी एक आदत है कि मैं जो है ना, मैं इतना अमरीकी नहीं अभी हुआ कि पाकिस्तान में बैठ के बात करूं और इतनी डिप्लोमेट किस्म का रवैया रखूं। मैं दो टोक बात करने का आदी हूँ। आपका माशरा एक बेजान माशरा है। जिस माशरे में कलम किताब की, दानश्वर की, अदीब की इज़्ज़त नहीं है, वो माशरा आप उसकी इखलाकी हालत के लिए ये पैमाना बहुत बड़ा है। आपने नियाज़ी साहब की बात की, आप ये सवाल हुकूमत से क्यों नहीं करते? आप ये अपने सियासतदानों को यहाँ बिठा के क्यों नहीं पूछते कि तुमने कौन सा तीर मारा है एक बंदे को जो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, उस एरिया में बैठकर जहाँ पर मुल्क से अलहदगी के लिए तहरीकें चलती हैं, वहाँ बैठ के पाकिस्तान की बात करता है। बिल्कुल। और आपको इतना भी नहीं पता, इदराक नहीं कि मतलब आपने कलम और किताब की, आपने ये बेहुरमती की है उसकी नहीं, अपने आने वाली नस्लों से अपनी कौम की, अपने पाकिस्तान रहे हैं। सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि आप रियाज नदीम नियाज़ी से ये पूछेंगे जी कि आपकी मुश्किलात क्या हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कैमरा CB क्यों नहीं गया? आपको तलाश करना चाहिए ऐसे लोगों को, वो आपकी ज़रूरत है। वो तो ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम तो ज़िंदगी गुजार लेंगे। शायर को क्या चाहिए होता है? शायर 2 बरले के मकान में भी खुश है। जी हाँ, एक शायर कमरे के घर रोटी में खाएगा, उसको वो ये तो नहीं मांगता कि मुझे कोई आप 10 मरले का घर बना दें या कनार, लेकिन कम अज़ कम उसकी तहरीर जो है वो उसकी मलकियत नहीं है, वो आपकी मलकियत है, वो नियाज़ी साहब लोगों की है। या मैं अगर लिखता हूँ तो मैं ये अपने लिए नहीं लिख रहा भाई, मैं अपने मुल्क के लिए लिख रहा हूँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए लिख रहा हूँ, अपने कुछ ख्वाब जो हैं वो जो दे रहा हूँ। तो शायर अदीब की इज्जत करें, ना कि आप उसको इस तरह मतलब ट्रीट करें कि वो एक गुमनाम जिंदगी किताब भी लिखे, वो शेर भी लिखे और गुमनाम जिंदगी बसर और करें। फिर वो अपनी किताब को छपवाए भी और फिर खुद आके आपको पेश भी करें। रियाज नदीम साहब, आपकी जो किताबें जिन पे अवार्ड मिला वो कौन कौन सी किताबें हैं, उनका तज़किरा चाहूँगा, आप थोड़े से डिटेल से करेंगे और फिर हम कुछ कलाम आपसे सुनना चाहेंगे। पहली किताब है जो गालिब की ज़मीनों में नातों पर मुश्तमिल ये शेरी मजमुआ। पाकिस्तान में गालिब की ज़मीनों में नात की सिर्फ 6 या 7 किताबें शाया हुई हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक। 6 या 7 किताबें, जो उन 6 या 7 में एक मजमुआ हमारा भी शामिल है जो आका का नक्श कदम देखते हैं, जो गालिब की ज़मीनों में कही गई नातों पर मुश्तमिल है। उसे सूबाई सतह पर पंजाब हुकूमत ने सीरत अवार्ड से नवाजा, पहले नंबर पर उस किताब ने पहली पोजीशन हासिल की। उसे मरकज़ की तरफ से कौमी सदारती सीरत अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी मेरी किताब चमन ज़ार हमद नात, वो ऐसा मजमुआ है पाकिस्तान में मेरी नज़र से इस तरह का मजमुआ नहीं गुज़रा कि एक सफ़े पर हमद, दूसरे सफ़े पर नात, एक ही काफ़िया रदीफ़ में हमद और उसी काफ़ी रदीफ़ में उसी बहर में नात कही गई है। ये इस तरह की किताब जिसमें 80 हमदें शामिल हैं और 80 नातें शामिल हैं जो एक जैसी हैं। माशाअल्लाह, ये मजमुआ इसमें इनफरादियत का हामिल है। इस किताब को 2019 में सदारती अवार्ड से नवाजा गया। बाकी 3 मजमुए मेरे नात के हैं, 2 माशाअल्लाह मना। कुछ इरशाद फरमाएंगे हमारे देखने वालों के लिए? जो उन्वान है पहले सदारती अवार्ड याफ्ता मजमुए का, जो आका का नक्श कदम देखते हैं, नात के चंद अशार कि जो आका का नक्श कदम देखते हैं, कहाँ फिर वो जाहो हशम देखते हैं। वाह, सुभान जो आका का नक्श कदम देखते हैं, कहाँ फिर वो जाहो हशम देखते हैं। दयारे नबी से जो आता है वापस, दयारे नबी से जो आता है वापस, उसे
किस अकीदत से हम देखते वाह, हैं। सुभान अल्लाह, दयारे सुभान नबी से जो आता है वापस, उसे किस अकीदत से हम देखते हैं। तेरे चश्मे फैज़ से पीने वाले, तेरे चश्मे फैज़ से पीने वाले, कहाँ जानिबे जाम जम देखते हैं। जिन्हें इज़्न मिल जाता है हाज़िरी का, जिन्हें इज़्न मिल जाता है हाज़िरी का, मदीने में जाकर इरम देखते हैं। वाह, करम के ख़ज़ाने लुटाते हैं आका, करम के ख़ज़ाने लुटाते हैं आका, जो आँखें नदामत से नम देखते हैं। और जिन्हें इश्क सरकार से हो गया है, जिन्हें इश्क सरकार से हो गया है, ज़माने की जानिब वो कम देखते हैं। वाह, जिन्हें इश्क सरकार से हो गया है, ज़माने की जानिब वो कम देखते हैं। मदीने में रहती हैं आँखें हमारी, वाह, सुभान अल्लाह, मदीने में रहती हैं आँखें हमारी, मदीने को हम दम बदम देखते हैं। वाह वाह, मदीने में रहती हैं आँखें हमारी, मदीने को हम दम बदम देखते हैं। उतरती है जो नात नोके कलम पर, सुभान अल्लाह, उतरती है जो नात नोके कलम पर, उसे पहले दिल में रकम देखते हैं। वाह, उतरती है जो नात नोके कलम पर, उसे पहले दिल में रकम देखते हैं। सरे हश्र आका की आँखों में हम, सरे हश्र आका की आँखों में हम तो नदीम एक सैले करम देखते हैं। वाह, जो आका का नक्शे कदम देखते हैं, कहाँ फिर वो जाहो हशम देखते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी गज़ल के चंद अशआर जी इरशाद इरशाद। शाह साहब, क्योंकि हम मुल्तान का सफ़र हमने इस मरतबा शाह साहब की किताब में तकरीब में रक्स-ए आवारगी की तकरीब में शिरकत की बदौलत किया है, और इनसे मुलाकात का शर्फ भी हमें हासिल हुआ है। गज़ल के अशार आपकी इजाज़त से। कुछ उससे गुफ्तगू करने की तैयारी नहीं करनी, कुछ उससे गुफ्तगू करने की तैयारी नहीं करनी, कि दानिस्ता कोई भी कैफियत तारी नहीं करनी। वाह, कि दानिस्ता कोई भी कैफियत तारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। वाह वाह वाह, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी, कि हरगिज़ बात कोई गैर मयारी नहीं करनी। वाह, कि हरगिज़ बात कोई गैर मयारी नहीं करनी, तमाशा देखने को आए हैं हम तो दुकानों का। वाह वाह, तमाशा देखने को आए हैं हम तो दुकानों का, हमें बाजार से कोई खरीदारी नहीं करनी, हमें बाजार से कोई ख़रीदारी नहीं करनी। शेर देखिए कि जहाँ तक हो सके महफूज रखना है भरम अपना, जहाँ तक हो सके महफूज रखना है भरम अपना, कि अपने हाथ से पामाल खुददारी नहीं करनी। वाह, कि अपने हाथ से पामाल खुददारी नहीं करनी, और मोहब्बत के सभी असबाक अजबर हैं हमें यारो, मोहब्बत के सभी असबाक अजबर हैं हमें यारो, बराए इम्तहान कोई भी तैयारी नहीं करनी, बराए इम्तहान कोई भी तैयारी नहीं करनी। शेर है कि ज़ुबानों लफ्ज़ पर रखना बहर सूरत गिरफ्त अपनी, ज़ुबानों लफ्ज़ पर रखना बहर सूरत गिरफ्त अपनी, कि महफ़िल में किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी। वाह, कि महफ़िल में किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी। शेर देखिए कि नहीं कुछ फ़ायदा बेफैज़ लोगों से मोहब्बत का। वाह, नहीं कुछ फ़ायदा बेफैज़ लोगों से मोहब्बत का, हमें बंजर ज़मीनों में शजरकारी नहीं करनी। वाह जी, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है शाह जी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बच्चों का अदब तख्लीक करने की कितनी ज़रूरत है, और बच्चों के अदब के फ़रोग़ की कितनी ज़रूरत है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से मटीरियल फराहम करना, लिटरेचर फराहम करना वक्त की कितनी ज़रूरत है। इस पर बात करते हैं। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की।
अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइट्री डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD TV सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर। आज बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, शेर व शायरी हो रही है और लिटरेचर पे बात हो रही है, फ़न पे बात हो रही है, बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज नदीम नियाजी साहब, CB बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और सदारती अवार्ड याफ्ता शायर हैं। इसी तरह हमारे आज के दूसरे मेहमान जनाब सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, आप अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी मारूफ शायर हैं, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि बच्चों के अदब तख्लीक करने की कितनी ज़रूरत है। शाह जी, आपसे इस बात को छेड़ लेते हैं कि बच्चों के अदब की तख्लीक
करने की कितनी ज़रूरत है, हम इस पे किसी दिन एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आज इस टॉपिक को ज़रूर छेड़ें कि हम बड़ों के अदब पे भी बात करते हैं, लिटरेचर पे भी बात करते हैं, शायरी पे भी बात करते हैं, कभी हमने बच्चों के अदब पर भी बात करने की कोशिश नहीं की। आज थोड़ी सी इस कोशिश को आगे चलाते हैं और आगाज़ कर लेते हैं। शाह जी आपसे। जी, सबसे पहला तो ये है कि अदब पे बात होनी चाहिए। बच्चों के या बड़ों के तो बात की बात है, यहाँ पर तो अदब पे बात ही कम होती है। तो पहली बात तो यह है कि अदब को आप समझें कि ये हमारी ज़रूरत है। उसके बाद बच्चों की तरफ आएँ। बच्चों पे बहुत कुछ लिखा गया है, नज़ीर साहब ने भी लिखा है और भी शुआरा ने बच्चों के लिए नज़में गज़लें लिखी हैं। लेकिन मेरा एक ख़्याल है कि आज का जो बच्चा है उसमें और गुज़श्ता बच्चे में कुछ फ़र्क है। आज का बच्चा जब पैदा होता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज वो पहले से लेके आता है। हमने सेल फ़ोन अपनी आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद देखा था, उसको पैदा होते ही ये सारी चीज़ें और फिर उसको एक्सेस है। तो मैं समझता हूँ कि शऊरी तौर पर उसकी सतह कुछ बुलंद है। तो हम आज के बच्चों को वही परियों की कहानी और वही चांद पे बैठी बुढ़िया की दास्तानें, मेरा ख्याल है ये सुनाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि बच्चे अब तो हर चीज़ से लॉजिक मांगते हैं, ठीक है। तो बच्चों को कुछ बचपन में ही कुछ टारगेट देने चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनको उनकी मंजिल बतानी चाहिए और उनका विजन बुलंद करने के लिए, उनको बहलाने के लिए नहीं। असल में बच्चों के अदब पे जो काम हुआ है वो बच्चों को बहलाने के लिए हमने खिलौने का काम लिया है। तो मेरे ख्याल में अब हमें बच्चों को भी संजीदा तौर पर उनके लिए उनकी कोई मंजिल तयन करके उनको बताना चाहिए कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल, नियाज़ साहब आपका क्या ख्याल है? जी, बच्चों के अदब पर बात हो रही है तो हमने अपने लिखने का आगाज़ ही बच्चों के अदब से किया। स्कूल के ज़माने से कहानियाँ लिखना और बच्चों की नज़में लिखना, स्कूल के मैगज़ीन में वो शाया होना, फिर मुख्तलिफ़ अखबारात में, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के अखबारात में बच्चों की जो चीज़ें हमसे लिखी गईं हमने उसे शाया कराया, लोगों तक पहुँचाया। और 2 किताबें भी मेरी 2 कहानियाँ किताबी सूरत में भी आईं और माशाल्लाह बच्चों के अदब पर बहुत लिखा गया। पाकिस्तान में अब भी लिखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि पहले जिस तरह का बच्चा जो था और आज के बच्चे में बहुत फ़र्क है कि पहले हम वो कहानियाँ पढ़ा करते थे, उसी से हमें किताब बीनी का शौक़ हमें पैदा होता था कि हम किताब पढ़ें। लेकिन हमने अपने बच्चों के अदब को उस तरह ढाला नहीं है, लिटरेचर को उस तरह डिजिटल पॉइंट। मसलन हमारे यहाँ बच्चों की कहानियाँ या बच्चों के ड्रामे या बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम, जिस सतह के हम बड़ों लोगों के लिए ड्रामा की सीरीज़ चलती हैं या फिल्में हैं, हमने बच्चों के लिए क्या पाकिस्तान में, मेरे नॉलेज में तो बहुत कम है कि कोई कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेटर हो या पाकिस्तान में हमारी इलाकाई ज़बानों में हो, मकामी ज़बानों में हों या हमारी कौमी ज़बान में ही, मुझे बहुत कम मिल रहा है। मैंने बच्चों के प्रोग्राम सरकारी टीवी पर तो देखे, सरकारी रेडियो पर भी सुने। हम बच्चों के प्रोग्रामों से ही कुछ सीख के आगे बढ़े, सरकारी टीवी पे या सरकारी रेडियो पे। लेकिन जो कमर्शियल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं आपके बड़े बड़े या बड़े मीडियम हैं, वो बच्चों के लिए कोई ख़ास स्पेस शायद इसलिए नहीं देखते कि शायद इनको देखने वालों की तादाद कम है, उससे उनको कमर्शियल कम मिलेगा। शाह जी, आप मुत्तफिक हैं? बात ये है कि आपका मीडिया जो है वो 100% कमर्शियल है और उसने देखा ही कमर्शियल के हवाले से। उसने दिखाना वो है जो उस पे आपने कभी मीडिया को एक टीचर या उस्ताद या निगरान की जो हैसियत है वो तो दी नहीं, आपने तो उसको एक पैसे कमाने का जरिया ही बताया, कमर्शियल इदारा। तो यही रहा है बदकिस्मती से। और दूसरा जो मैंने बताया कि जो बच्चों का अदीब था, जो शायर था, वो पिछले ज़माने के बच्चों के साथ तो वो हम आहंग था। आज का जो अदीब है या शायर है वो बच्चों के लिए, इन जदीद नस्ल के बच्चों के लिए मेरा ख्याल में तख्लीक नहीं हो रही। तो ये अलमिया है, इसमें हम सारे लोग शामिल हैं। फिर हम ये शिकवा ज़रूर करते हैं कि हमारे बच्चे बेअदब हैं और हमारे सब कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में बच्चों के लिए अदब या लिटरेचर या कल्चरल या बच्चों के प्रोग्राम मीडिया पे ज़्यादा दिखाने का। बहुत ज़रूरत है, बच्चों के प्रोग्राम भी दिखाए जाने चाहिए और इस तरह की किताबें जो
آج کا بچہ جس مزاج کی کتاب چاہتا ہے، جس مزاج کا وہ ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اس طرح راغب کرنے کے لیے اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس طرح کا کام ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو پڑھنے کے شوق میں، ان کے شوق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ شاہ جی، آپ سے کچھ سننا چاہوں گا، اپنے ناظرین کے لیے بھی کیا سنانا چاہیں گے؟ اچھا، ویسے تو میں نے غزل نکالی تھی، تو اب بچوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو میں جو بچوں کے لیے سمجھتا ہوں، میں نے اپنی بچیوں کے لیے ایک نظم لکھی تھی، اور وہ میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کی بچیوں کی نظر کرتا ہوں۔ واہ، شاندار، ماشاءاللہ۔ اس کا عنوان ہے کہ یہ سارے خواب تمہارے ہیں۔ یہ سارے خواب تمہارے ہیں۔ ہم نے بچوں کو بتانا کیا ہے، ہم نے ان کے لیے کیا، ان کو کون سا رستہ دکھانا ہے کہ کچھ خواب تھے میری آنکھوں میں، کچھ خواب تھے میری آنکھوں میں، وہ جگنو رات اندھیری کے، خواہش تھی آگے چلنے کی، سورج ہو میری مٹھی میں، کرنوں کو میں تقسیم کروں۔ واہ۔ کچھ پھول کھلاؤں، خار چنوں، دھرتی کو معطر کر جاؤں، ایسا نہ ہوا میں کر نہ سکا، دامن میں اجالا بھر نہ سکا، تنہا تھا میں سو ہار گیا، ہر خواہش بدلی حسرت میں، لیکن وہ خواب تو زندہ ہے۔ تم خواب ہو میری آنکھوں کے، تم خواب ہو میری تم خواب ہو میری آنکھوں کے، تم جگنو رات اندھیری کے، سورج ہے تمہاری مٹھی میں، اب تم کرنیں تقسیم کرو۔ تم پھول ہو میرے آنگن میں، تم پھول ہو میرے آنگن کے، تم راہوں سے سب خار چنو، دھرتی کو معطر کر ڈالو، ہیں ساتھ تمہارے ہاتھ کئی، واہ واہ، ہیں ساتھ تمہارے ہاتھ کئی، سجدوں میں گرے کتنے آنسو، ہر سمت حصار دعاؤں کے، جیون کے روشن رستے پر کچھ اور تو میرے پاس نہیں، اشکوں سے بوجھل آنکھیں ہیں، یہ خواب میں تم کو دیتا ہوں، واہ واہ، یہ سارے خواب تمہارے ہیں، اب تم ان کی تعبیر بنو۔ واہ، شاندار شاندار شاندار۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، جاتے جاتے اپنے مہمانوں کے میسج لینا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے۔ ریاض ندیم نیازی صاحب، آپ کا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے نام۔ میرا پیغام یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنے وطن کے لیے جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہمیں ایک نعمت کے طور پر ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں ادب کے فروغ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ادب اور بچوں کے ادب پر خاص طور پر توجہ دی جانی چاہیے، اور ادب کے فروغ کے لیے جتنی بھی ضرورت ہے اس وقت، اور اسے حکومتی سطح پر اور لوگوں کی طرف سے جتنی بھی پذیرائی ملنی چاہیے اس طرح اگر ملے تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف۔ واہ، شاہ جی، آپ کا پیغام ہمارے دیکھنے والوں سر، میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا تمام اہل پاکستان کا، دوستوں نے مجھے ہر شہر میں ہر جگہ جتنی عزت سے نوازا، میرے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں یہاں سے محبتوں کے لبریز ہو کے جا رہا ہوں، اور جن لوگوں سے نہیں مل سکا آپ کے چینل کے واسطے میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے پیغام کی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، بہت امیر ملک ہے، لیکن خدا کے لیے اس کو کسی ترتیب میں لے آئیں۔ دنیا بدل چکی ہے، اب آپ بھی بدل لیں، اپنا مزاج بدل لیں خدا کے لیے، اور آپ کا ملک جو ہے وہ بہت عظیم ملک ہے، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن خدا را اب آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ بہت بہت شکریہ سید الطاف بخاری صاحب، آپ امریکہ میں مقیم معروف ادیب، دانشور اور شاعر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور جناب ریاض ندیم نیازی صاحب 3 بار صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر، متعدد کتابوں کو ان کو ایوارڈ مل چکے ہیں، 10 کتابوں کے مصنف، اور بلوچستان کے دور دراز پسماندہ علاقہ کا لفظ میں اس لیے بھی نہیں یوز کرتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم پسماندگی کی بات کریں، ہم خوشی کی بات کریں، ہم ہوپ کی بات کریں، ہم امید کی بات کریں، ہم اچھے کی توقع کریں، اچھے کی توقع کریں گے تو یقیناً
अच्छा होगा। रियाज नदीम नियाजी साहब सिबी में बैठ के पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्यार की बात करते हैं, और अल्ताफ़ साहब अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के कल्चर की बात करते हैं। मैं आज अपने दोनों मेहमानों का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी मोहब्बतों का और पाकिस्तान से प्यार का। अल्लाह करे मेरा प्यारा पाकिस्तान यूं ही मुस्कुराता रहे, यूं ही मोहब्बतें बढ़ती रहें और इसमें रहने वाले हमेशा शादो आबाद रहें। टीवी सजाद खोखर से सजाद खोखर को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।